हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टिंकू जैन फ्रॉम हिंडौन सिटी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू जैन केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो ठोस अवस्था वाले चैप्टर की लेके आया था। उसमें ठोसों में पाई जाने वाली त्रुटियां, डिफेक्ट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कौन कौन से दोष ठोस के अंदर पाए जाते हैं, बिंदु दोषों का अध्ययन किया था। उसमें स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि को लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। तीसरे नंबर वाली त्रुटि आज अशुद्धता दोष का अध्ययन करेंगे। कैपिटल सी तीसरी प्रकार की अशुद्धता दोष, और इसके अंदर कोई पार्ट भी नहीं है, ये एक ही प्रकार की होती है अशुद्धता दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं उसमें चार अपन ने भाग पढ़े थे। एक रिक्त का दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्ट की दोष, फ्रैंकेल दोष। और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में भी चार पार्ट पढ़े थे। धनायन का अभाव, ऋणायन का अभाव, धनायन की अधिकता, ऋणायन की अधिकता। और कैपिटल सी तीसरा अशुद्धता दोष, ये एक ही प्रकार का होता है, इसके अंदर आगे पार्ट नहीं है। इसमें होता क्या है, कोई भी जो क्रिस्टल जालक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई क्रिस्टल जालक है और ये जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक के अंदर माना ये किसी ठोस का क्रिस्टल जालक दिया हुआ है और ये जो क्रिस्टल जालक था ये उदाहरण के लिए NaCl का यदि प्रयोग करें तो NaCl जो होता है वो गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में Na+ और Cl- दो आयनों के रूप में प्रदर्शित होता है। तो ये जो जालक यहाँ पर बताया गया है, अभी इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध जालक प्रदर्शित किया गया है। इसमें यहाँ पर Na+, यहाँ Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl। विपरीत आवेश समान होने चाहिए, इस तरह ये पूर्ण रूप से शुद्ध क्रिस्टल दिया हुआ है। और Na+ और Cl- आयन एक व्यवस्थित संरचना में दिए हुए, किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि क्रिस्टल के अंदर नहीं है। अब जब इस क्रिस्टल जालक का अभी तो पूर्ण रूप से शुद्ध क्रिस्टल है, ये गलित अवस्था में Na+ Cl-, Na+ जो होता है वो गलित या विलयन अवस्था में ऐसा क्रिस्टल प्रदर्शित करता है, गलित NaCl। अब इस गलित NaCl की अवस्था में NaCl को गलित या विलयन अवस्था में एक पात्र में ले लिया और पात्र में लेकर उसके अंदर ऊपर से अशुद्धि किसकी मिला दी, प्लस SrCl2। SrCl2 की अशुद्धि इसके अंदर मिला देते हैं, इस गलित NaCl में SrCl2 डाल देते हैं। SrCl2 में जो Sr आयन होते हैं ये Sr2+ अवस्था में रहते हैं। तो एक Sr2+ दो Na+ आयनों को विस्थापित कर देता है। जैसे ये Na+ आयन है तो इसकी जगह पर Sr2+ आयन आ जाएगा और एक और Na+ आयन को विस्थापित कर देगा। यानी एक Sr2+ द्वारा दो Na+ आयन विस्थापित हुए, जिनमें एक Na+ आयन का तो स्थान खुद Sr2+ ले लेता है और दूसरा Na+ का जो स्थान होता है वो रिक्त रहता है, खाली रहता है। इस तरह क्योंकि एक Na+ पर Na+ दो को क्यों करता है विस्थापित, एक Sr2+, क्योंकि Sr2+ तो रहता है +2 चार्ज में और Na पर है +1, तो +1 और +1 जब दो Na को प्रतिस्थापित करेगा तब +2 चार्ज आवेश का संतुलन क्रिस्टल के अंदर बना रहेगा। तो एक Sr2+ आयन दो Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। जब गलित NaCl में SrCl2 मिलाया जाता है अशुद्धि के रूप में, क्यों अशुद्धता दोष पढ़ रहे हैं तो अशुद्धि अपन को डालनी पड़ेगी खुद को। तो एक गलित NaCl में SrCl2 डाला जाता है और SrCl2 डालकर उसको क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं, यानी ठोस रूप में जमाते हैं। जो गलित NaCl है विलयन वाला, उसको क्रिस्टलीकृत अवस्था में लाते हैं, ठोस रूप में लाते हैं, धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद जो क्रिस्टल बनेगा उस क्रिस्टल में एक Sr2+ दो Na+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देगा, जिनमें एक Na+ आयन के स्थान पर तो खुद Sr2+ आ जाता है और दूसरे Na+ आयन का स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार क्रिस्टल में NaCl के साथ में Sr2+ और आ जाता है और इसे कहते हैं अशुद्धता दोष।
तो अशुद्धता दोष में चित्र तो अपन ये वाला बनाएंगे जिसमें 2 Na+ आयन गायब करेंगे क्रिस्टल से और एक Sr2+ को तो एक Na+ के स्थान पर रखते हैं और दूसरा Na+ का जो स्थान होता है वो रिक्त रहता है खाली, क्योंकि एक Sr2+ दो जगह तो आ नहीं सकता, लेकिन आवेश का संतुलन करने के लिए एक Sr2+ 2 Na+ आयनों को हटाता है, एक की जगह तो खुद आ जाता है और दूसरे का स्थान क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। इसके मोस्ट पॉपुलर अपन लैंग्वेज के रूप में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी विलयन की, किसी पदार्थ की गलित या विलयन अवस्था में ऊपर से अशुद्धि के परमाणु डाले जाते हैं तो प्रतिस्थापन द्वारा क्रिस्टलीकृत जब उसको करते हैं तो प्रतिस्थापन द्वारा उसमें अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाता है। और उदाहरण में ये चित्र बना सकते हैं और लिख सकते हैं, जब गलित NaCl में SrCl2 की अशुद्धि मिलाते हैं तो क्रिस्टलीकृत करने पर एक Sr2+ आयन द्वारा 2 Na+ को प्रतिस्थापित किया जाता है, एक Na+ के स्थान पर खुद Sr2+ आ जाता है तथा दूसरे Na+ का स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। दोबारा लैंग्वेज सुन लो, गलित NaCl में SrCl2 जो मिलाते हैं वो कैसी मात्रा में मिलाते हैं, अल्प मात्रा में, कम मात्रा में मिलाते हैं अशुद्धि, अल्प मात्रा में। तो गलित अशुद्धता दोष में सबसे पहली लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जब गलित NaCl में अल्प मात्रा में, कम मात्रा में SrCl2 मिलाया जाता है तथा उसे क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो एक Sr2+ द्वारा 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित किया जाता है, एक Na+ आयन के स्थान पर स्वयं Sr2+ आ जाता है तथा दूसरा Na+ आयन का स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष अशुद्धता दोष कहलाता है और ये वाला चित्र उसमें बना देंगे। इसका एक और उदाहरण बता सकते हैं अपन। एक उदाहरण तो ये है कौन सा कि NaCl जो गलत था उसमें अल्प मात्रा में क्या मिला दिया, SrCl2। और इसी का एक दूसरा उदाहरण और अपन बता सकते हैं और दूसरा उदाहरण ये कि ऐसे ही AgCl जो होता है गलत अवस्था में उसमें क्या डाल देते हैं, CdCl2 अल्प मात्रा में, ये दोनों अल्प मात्रा में डालते हैं। और NaCl और AgCl दोनों ही कैसे रहते हैं, गलत अवस्था में रहते हैं। तो अशुद्धता दोष का उदाहरण एक तो हो गया, गलत NaCl में अल्प मात्रा में SrCl2 मिलाया जाता है, और दूसरा उदाहरण क्या हो गया, गलत अवस्था में AgCl में CdCl2 मिलाकर क्या किया जाता है, दोनों को ही क्रिस्टलीकृत किया जाता है। तो ये होता है अशुद्धता दोष। तो ये ठोसों में पाई जाने वाली जो त्रुटियां थी, ठोसों में पाए जाने वाली जो त्रुटियां जो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठोसों में पाए जाने वाली सारी त्रुटियां अपन ने पढ़ ली हैं, स्टोइकियोमेट्री की, नॉन स्टोइकियोमेट्री की और अशुद्धता दोष। इनमें दो त्रुटियों के अलग से नाम थे, वो आप विशेषतः ध्यान में रखोगे। स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि का दूसरा नाम क्या था, आंतर दोष या ऊष्मागतिक दोष या उसको रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। और एक और आपको विशेष नाम ध्यान में रखना है, जो फ्रेंकेल त्रुटि पड़ी थी, फ्रेंकेल जो त्रुटि पड़ी थी इसका एक और नाम होता है, इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हो अलग से ऊपर स्टार लगा के, फ्रेंकेल त्रुटि का दूसरा नाम विस्थापन दोष होता है। तो एग्जाम में कई बार यदि इस तरह प्रश्न पूछ ले कि विस्थापन दोष क्या है, तो इसमें आपको किसकी डिटेल देनी है, फ्रेंकेल त्रुटि की ही डिटेल देनी है। तो फ्रेंकेल त्रुटि का एक दूसरा नाम और होता है विस्थापन दोष, ये भी आप नोट कर सकते हो। तो त्रुटियों वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नया टॉपिक ठोसों के विद्युतीय गुणों का अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होते हैं, अब इस चैप्टर में 2-3 गुण और शेष रहे, उसमें एक ठोसों का विद्युतीय गुण, दूसरा ठोसों का चुंबकीय गुण और तीसरा ठोसों के परावैद्युत गुण। ये 3 गुण और शेष रहे इस चैप्टर के अंदर, ठोसों की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो ठोसों के विद्युतीय गुण, ठोसों के चुंबकीय गुण और ठोसों के परावैद्युत गुण। तो आइए विचार करते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होते हैं। देखिए ठोसों के जो विद्युतीय गुण होते हैं, सामान्य रूप में अपन ने
जनरली छोटी क्लासेजों में पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो पदार्थ होता है या जो ठोस होता है वो विद्युत की दृष्टि से 3 प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले विद्युतीय जो गुण होते हैं, इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके आधार पर प्रदर्शित होती है? चालकता के मान के आधार पर, कि उसकी चालकता का मान कितना है। चालकता का मान यदि अधिक है तो विद्युत का सुचालक होगा या चालक होगा। तो ठोसों के जो विद्युतीय गुण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चालक, जिसको अपन कहते हैं सुचालक, दूसरा होता है कुचालक या विद्युत रोधी, और तीसरा होता है अर्धचालक। और ये जो ठोसों के विद्युतीय गुण होते हैं ये चालकता के मान के आधार पर होते हैं, और चालकता की जो परास होती है, चालकता की जो रेंज होती है वो 27 कोटियों तक फैली रहती है। ये एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है कि ठोसों के जो विद्युतीय गुण होते हैं उनमें चालकता की जो परास होती है, रेंज होती है, वो कितनी कोटियों तक फैली रहती है? तो उत्तर लगेगा 27 कोटियों तक। एक्चुअल में क्या है, ठोसों के विद्युतीय गुण में जो चालकता का जो मान होता है वो क्या होता है, एक बार यहाँ पे लिख के प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो मान होता है ये होता है 10 की घात +7 से लेकर और 10 की घात -20 तक। और इसका मात्रक क्या होता है वो भी अपन लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो अपन यहाँ मीटर इनवर्स में बात कर रहे हैं। तो चालकता का जो मान होता है, ठोसों की चालकता, विद्युतीय गुणों में जो चालकता की वैल्यू होती है वो 10 की घात +7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10 की घात -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक रहती है। तो यहाँ पर चालकता की परास का मान कितनी कोटियों तक फैला रहता है? 27 कोटियों तक। कोटि कैसे निकालते हैं? ये जो घातें होती हैं 10 की, इनको नोट करेंगे। तो यदि रियल नंबर पर यदि अपन लाइन पर प्रदर्शित करें तो बीच में तो 0 होगा, 0 से इधर तो प्लस वाले आंकड़े और इधर से माइनस आंकड़े होंगे। तो यहाँ तो होगा 10 की घात -20 और इधर होगा 10 की घात +7। तो 10 की घात +7 और 10 की घात -20 के बीच में जब अपन डिफरेंस निकालेंगे तो कितनी कोटियों तक अंतर आएगा? 27 कोटियों तक डिफरेंस रहता है। तो वन लाइनर ये क्वेश्चन अपन डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे कि ठोसों के विद्युतीय गुणों के दौरान उसकी चालकता की जो परास होती है, रेंज होती है, वो कितनी कोटियों तक फैली रहती है? तो उत्तर लगेगा 27 कोटियों तक फैली रहती है। और चालक यदि पूछे ठोसों के विद्युतीय गुण में चालकता का मान कितना होता है, भाई 2 प्रश्न हो गए। यदि एग्जाम में पूछता है कि चालकता का मान कितना है तो लिखेंगे 10 की घात +7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10 की घात -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये तो हो गया चालकता का मान। और यदि पूछे चालकता की परास तो उत्तर क्या दे देंगे, कितनी कोटियों तक फैली रहती है? 27 कोटियों तक फैली रहती है। तो दोनों को विशेषतः अलग से ध्यान में रखेंगे। तो ठोसों के विद्युतीय गुणों में आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 लाइनें लिखेंगे। उसमें पहली लाइन ये कि ठोसों के विद्युतीय गुणों के दौरान चालकता का मान 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10 की घात -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य में होता है। और दूसरा आप ये लाइन लिखेंगे कि ठोसों के विद्युतीय गुणों के दौरान चालकता की परास 27 कोटियों तक फैली रहती है। तो 2 लाइन ठोसों के विद्युतीय गुणों के अंतर्गत लिखेंगे। फिर नीचे तीसरी लाइन में लिखेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण 3 प्रकार के होते हैं। जनरली अपन छोटी क्लासेज में पढ़ते भी हैं। एक तो होता है चालक या जिसको अपन कहते हैं सुचालक, कंडक्टर। दूसरे जो होते हैं उनको कहते हैं कुचालक या फिर इनको बोलते हैं विद्युत रोधी। और तीसरे जो होते हैं उनको कहते हैं अर्धचालक। तो ठोसों के जो विद्युतीय गुण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चालक या सुचालक, दूसरे होते हैं कुचालक या विद्युत रोधी, और तीसरे होते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के 3 प्रकार के ठोसों के क्या होते हैं? विद्युतीय गुण होते हैं। तो इनकी एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे चालक या सुचालक क्या होता है। तो देखिए ठोसों का पहला विद्युतीय गुण चालक या सुचालक, जिसको कंडक्टर कहते हैं। ये जो चालक या सुचालक होते हैं उनको किस प्रकार से व्याख्या करते हैं? तो जनरली छोटी क्लासेजों में अपन पढ़ते हैं वे पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है चालक या सुचालक कहलाते हैं।
तो वन लाइनर एक लाइन तो अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है या अधिक मात्रा में हो जाता है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक या सुचालक कहलाते हैं। छोटी क्लासेजों में अपन इस तरह सुचालक की व्याख्या करते हैं, लेकिन यहां पर अपन सबसे पहले ये बताएंगे कि जो भी ठोस पदार्थ होता है जिसको अपन क्या कह रहे हैं? चालक के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। ये ठोस पदार्थ भी दो प्रकार का होता है। ये जो चालक पदार्थ होता है ये भी दो प्रकार का होता है। उसमें पहला होता है जिसको कहते हैं धात्विक चालक। एक चालक पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक होता है, दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। एक तो होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। देखिए धात्विक चालक पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन किसके माध्यम से किया जाता है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आयनों के माध्यम से किया जाता है, धनायन और ऋणायन, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। तो चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक, दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालकों में विद्युत धारा, भाई अपन ने चालकों की परिभाषा दी कि जिनमें विद्युत धारा का चालन क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है, ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन ये चालक भी आगे दो प्रकार के होते हैं और इनमें विद्युत धारा का चालन किस प्रकार होता है? तो जो दो प्रकार के होते हैं उनमें एक होता है धात्विक चालक, दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालकों में तो विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। वैसे भी अपन विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से यदि विद्युत का चालन होता है तो ऐसा चालक पदार्थ क्या कहलाएगा? धात्विक चालक। और यदि आयनों के कारण विद्युत धारा का चालन होता है तो ऐसा चालक पदार्थ क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटनी चालक कहलाएगा। यानी ये जो चालक पदार्थ होते हैं ये भी आगे दो प्रकार के होते हैं। देखिए इनकी जो चालकता का जो मान होता है वो भी एक बार अपन लिख सकते हैं। ये भी आता रहता है चालकता का मान। जो चालक पदार्थ होते हैं इनकी चालकता का जो मान होता है वो 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। 10⁻⁴ से 10⁻⁷ के मध्य में यदि चालकता का मान है तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा? चालक पदार्थ कहलाएगा। तो चालकों को अपन ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता का मान 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है, ऐसे पदार्थ चालक या सुचालक कहलाते हैं। और इन्हीं पदार्थों में विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है, अतः ये चालक या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो एक ये लाइन भी अपन नोट कर सकते हैं। ये मोस्ट लाइन है, एक नंबर के प्रश्नों में डायरेक्ट पूछ सकता है कि चालक पदार्थ या सुचालकों की चालकता का मान कितना होता है? तो +4 से +7 तक होता है। 10⁻⁴ से 10⁻⁷ तक। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मात्रक होता है चालकता का। जो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब वहां पर चालकताएं आएंगी, और चालकता जब पढ़ेंगे वहां 4 प्रकार से अध्ययन करेंगे चालकताओं का। उसमें एक आएगा चालकत्व, एक आएगा विशिष्ट चालकत्व, एक आएगी मोलर चालकता, एक आएगी तुल्यांकी चालकता। तो चालकता की जो वैल्यू है वहां 4 टाइप की चालकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। जो तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। अभी चालकता का मान डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, चालकों की 10⁻⁷ से +4 से 10⁻⁷ तक होती है। देखिए ये जो चालक पदार्थ होते हैं इनकी चालकता की ये मान तो होता है, लेकिन जो धातु होते हैं, धात्विक चालक यानी धातु जो होते हैं, धातु का मतलब जैसे लोहा है, तो लोहे में यदि करंट लगाएंगे तो तेजी से प्रवाहित होती है, यानी इसकी चालकता का मान क्या होता है? अधिक होता है। तो यदि एग्जाम में अलग से पूछ ले कि धातुओं की चालकता,
धातुओं की चालकता का मान, तो धातुओं की चालकता का मान अधिकतम होता है हाईएस्ट, और अधिकतम मान कौन सा है इसमें 10 की घात +7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये भी लाइन ध्यान में रखनी है, यदि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कि चालकों की चालकता, तो ये रेंज बतानी है। एग्जाम में पूछ ले धातुओं की चालकता का मान, तो एक ही आंकड़ा हो जाएगा 10 की घात +7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु होता है ये विद्युत का कैसा होता है, उत्तम चालक होता है, विद्युत का उत्तम चालक होता है, एक अच्छा चालक पदार्थ है। तो नीचे आप एक लाइन ये भी नोट कर सकते हो कि धातु विद्युत का उत्तम चालक होता है, क्योंकि यहां पर चालकता हाईएस्ट होती है, कितनी होती है 10 की घात +7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो चालक के सुचालक पदार्थों में पहले अभी व्याख्या कर रहे हैं इनकी, लेकिन पहले 4-5 लाइनें आप डायरेक्ट नोट करोगे। पहली लाइन, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालकों में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, और विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा का चालन आयनों के प्रवाह से होता है। चालक पदार्थों की चालकता का मान 10 की घात +4 से +7 तक होता है, और धातुओं की जो चालकता का मान होता है वो हाईएस्ट होता है 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और धातु जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, उत्तम चालक होते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो विद्युत की चालक होती है वो अपन जनरली छोटी क्लासेजों में पढ़ते हैं, क्या होती है, एजी चांदी। ये विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है, चालक होती है। विद्युत की सर्वाधिक चालक कौन सी धातु होती है, तो उत्तर आ जाएगा एजी। चांदी जो होती है वो विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु होती है। तो ये जो चालक पदार्थ होते हैं, कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। ये सब लिखने के बाद में, ये तो छोटी क्लास तक का स्तर हो गया, लेकिन यहाँ पर 12th के अंदर चालक या सुचालकों की व्याख्या एक ठोस पदार्थों के लिए एक ब्लॉक नामक वैज्ञानिक था, और उस ब्लॉक नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा बैंड सिद्धांत दिया। और ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड जो होते हैं, ऊर्जा बैंड सिद्धांतों के आधार पर किसकी व्याख्या की, चालक या सुचालक पदार्थों की व्याख्या की। तो उस पर विचार करेंगे। वास्तविक परिभाषा वहीं से निकलेगी चालक और सुचालकों की, जो 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि ब्लॉक नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालक तथा सुचालक को परिभाषित किया। ब्लॉक ने ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालक या सुचालक को किस तरह परिभाषित किया, तो देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर किस तरह परिभाषित करेंगे। देखिए कोई भी जो परमाणु होता है वो 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं, किसी भी परमाणु का जो अंतिम कोष होता है या जो लास्ट वाला कोष है, उस कोष को संयोजकता कोष कहते हैं। और अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो किसी भी परमाणु का अंतिम कोष संयोजी कोष या संयोजकता कोष कहलाता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो लास्ट कोष या अंतिम कोष या जो बाह्य कोष होता है परमाणु का, सबसे बाहरी वाला कोष होता है, वो संयोजी कोष या संयोजकता कोष कहलाता है। तो ऊर्जा बैंडों के आधार पर ब्लॉक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी भी परमाणु में ऊर्जा बैंड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा बैंड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उनमें कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, पहले एक बार उनके नाम सुनेंगे। तो पहला जो ऊर्जा बैंड होता है संयोजकता कोष, जो लास्ट कोष होता है संयोजी कोष, उसमें इलेक्ट्रॉनों के आधार पर प्रदर्शित होता है, और उसको कहते हैं संयोजकता बैंड। पहला बैंड होता है, पहला ऊर्जा बैंड होता है संयोजकता बैंड, और इसको कहते हैं वीवी, बैलेंसी बैंड। वीवी, यूवी वाला भी, बैलेंसी यानी संयोजकता, और बैंड एवी वाला भी। तो इसको वीवी संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो बैंड होता है, दूसरा बैंड होता है उसको कहते हैं चालन बैंड। कई लेखक इसको चालकता बैंड भी कहते हैं, एक ही बात है, चालन बैंड। और इसको कहते हैं सीबी, कंडक्ट बैंड, सीबी चालन बैंड। और तीसरा जो बैंड होता है, ब्लॉक नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर इन 3 बैंडों को प्रदर्शित किया,
कि किसी भी परमाणु के अंदर अंतिम कोश से जुड़ा हुआ जो बैंड होता है वो संयोजकता बैंड कहलाता है, वीवी संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो बैंड होता है वो चालन बैंड होता है या चालकता बैंड कहते हैं, सीबी कंडक्ट बैंड। और तीसरा जो बैंड होता है इसको कहते हैं वर्जित बैंड, वर्जित बैंड बोलते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम और है, इसको वर्जित बैंड की जगह ये शब्द भी प्रयोग कर देते हैं कई वैज्ञानिक, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और ये जो वर्जित बैंड होता है इसको एनसीईआरटी वाले जो लेखक हैं वो कहते हैं निषिद्ध बैंड। शब्द को यहां से पकड़ना है, निषिद्ध बैंड और वर्जित बैंड एक ही बात है। और इसका संकेत होता है शॉर्ट में बोले तो एफ बी, इसको कहते हैं वर्जित बैंड, फॉरबिडन बैंड एफ बी। तो तीन प्रकार के बैंड हो गए, संयोजकता बैंड वीबी, चालन बैंड सीबी और वर्जित बैंड या निषिद्ध बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल एफ बी, फॉरबिडन बैंड। अब ये चित्र में किस प्रकार होते हैं चालकों के लिए, यदि इन ऊर्जा बैंडों को प्रदर्शित करें तो ये किस प्रकार से होते हैं, देखिए इधर बताते हैं। सबसे नीचे ये जो व्यवस्था होती है ये भरा हुआ है बैंड, ये संयोजकता बैंड है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर संयोजकता कोश में है, इसको कहते हैं, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा वीवी, यानी कौन सा बैंड हो गया, संयोजकता बैंड। और इस संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर, इस संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर यानी यहां पर ये होता है सीबी, इसको कहते हैं चालकता बैंड या चालन बैंड सीबी। ये खाली रहता है ऊपर, ये खाली रहता है चालन बैंड। और संयोजकता बैंड और इस चालन बैंड के बीच में ये थोड़ा सा गैप है, ये थोड़ा सा गैप है। तो चालकों के अंदर ये जो गैप होता है इसी गैप को कहते हैं वर्जित बैंड एफ बी, फॉरबिडन बैंड। ये जो बीच में गैप रह गया है दोनों के बीच में, ये जो छोटा सा गैप है ये कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध बैंड। तो ये इस तरह चालकों में ये चित्र बनता है ऊर्जा बैंड का। तो नीचे नीचे होता है संयोजकता बैंड, बीच में होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध बैंड और ऊपर ऊपर होता है चालन बैंड या चालकता बैंड सीबी। अब देखो इनमें क्या होता है, चालकों की परिभाषा अब कैसे देंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। वे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड, नीचे तो संयोजकता बैंड है और यह है ऊपर चालन बैंड, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच के वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 0 होता है। आप कॉमन सेंस लगाओ, यदि संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 हो गया, एफ बी फॉरबिडन बैंड का मान, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संयोजकता बैंड है इसके ठीक ऊपर, इसके जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, इसके जस्ट ऊपर चालन बैंड आ जाएगा। क्यों, बीच का जो गैप है वो क्या हो गया, एफ बी वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या हो गया, 0 हो गया। तो बीच का बैंड गैप जो होता है वो 0 हो गया। तो इसलिए जब ये चालन संयोजकता बैंड है और चालन बैंड है, इसके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल जब 0 हो जाएगा तो चालन बैंड इस संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर आ जाएगा। और जब ठीक ऊपर आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से किसमें चले जाएंगे, इस चालन बैंड में चले जाएंगे। और आसानी से जब चालन बैंड में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चालन बैंड में क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का जब चालन बैंड में प्रवाह हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है फिजिक्स में, विद्युत धारा। तो ऐसा पदार्थ विद्युत का क्या बन जाएगा, विद्युत धारा प्रदर्शित करेगा। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी तो यही पदार्थ क्या बन जाएगा, चालक या सुचालक बन जाएगा। तो चालक या सुचालक की यदि क्लास 12th बोर्ड में परिभाषा आती है, चालक पदार्थ क्या है, तो ब्लॉक के ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर देंगे। वहां पर लिखेंगे ब्लॉक ने 3 प्रकार के ऊर्जा बैंड बताए, एक संयोजकता बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध बैंड। और ये जो तीनों बैंड होते हैं इनके आधार पर किस तरह परिभाषा देंगे सुचालक या चालक पदार्थ की। एक बार मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, चित्र ये बनेगा चालकों के लिए। और लैंग्वेज क्या है, जब संयोजकता बैंड, चित्र से समझो,
जब संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है तो चालन बैंड संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर आ जाता है, जिससे संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से गमन कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होने के कारण ही ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा, चालक या सुचालक कहलाता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो चालक पदार्थ की परिभाषा क्या हो गई, मैं डायरेक्ट लैंग्वेज बोल रहा हूं। वे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के मध्य का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, ऐसे पदार्थ चालक या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। और उसमें ये वाला चित्र अपन बना देंगे, ऊपर कंडक्ट बैंड चालन बैंड हो जाएगा, नीचे संयोजकता बैंड हो जाएगा और बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल हो जाएगा। ये परिभाषा किसके आधार पर दी गई है, ब्लॉक के बैंड सिद्धांत के आधार पर दी गई है। देखिए ये जो यहाँ पर ब्लॉक का बैंड सिद्धांत बताया है, इसको कई बार एग्जाम में इस तरह भी पूछ लेता है कि चालक पदार्थों के लिए केई वक्र बनाओ। केई वक्र, ये ब्लॉक ने ही चालक पदार्थों के लिए केई वक्र बनाया। तो चालक की परिभाषा तो अपन लिख देंगे, वे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के मध्य का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। और उसमें ये चित्र बन जाएगा। लेकिन यदि केई वक्र बनाएंगे इसी का, तो केई वक्र इस तरह बनाया ब्लॉक ने, देखो ई का मतलब है एनर्जी और के का मतलब है तरंग संख्या। तो के और ई के मध्य में वक्र खींचा, जिसे केई वक्र कहते हैं। तो चालकों के लिए केई वक्र कैसे बनता है, वो इस तरह बनाते हैं, ब्लॉक ने इस तरह बनाया। ये तो हो गया पूरा भरा हुआ बैंड, बात वही है लेकिन प्रदर्शित करने का तरीका अलग था। और इसमें तो क्या पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया संयोजकता बैंड वीवी। इस संयोजकता बैंड को केई वक्र में ब्लॉक ने इस तरह दर्शाया। ये तो हो गया वीवी बैलेंस बैंड। और यहां पर बीच में बिल्कुल गैप नहीं होगा। और ये कौन सा बैंड है, रिक्त सीवी, ये चालन बैंड है। तो ये तो रिक्त बैंड है, चालन बैंड, और ये हो गया संयोजकता बैंड वीवी। अब इनके बीच का ये जो गैप है, ये लगभग क्या होता है, गैप जीरो होता है लगभग गैप। और जब गैप जीरो होता है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें क्या कर जाएंगे, चले जाएंगे। बीच में कौन सा है, इस गैप को ही क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान यहाँ पर बिल्कुल इससे सटा हुआ बताया है, वीवी से सीवी। इसका मतलब यहाँ पर एफ बी का जो मान है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। और यही इसका क्या कहलाएगा, केई वक्र कहलाएगा। किनका, चालकों का, क्यों इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में सीधे चले जाएंगे, बीच में गैप बहुत कम है। जब इसी को कुचालकों में पढ़ेंगे तो इस सीबी को दूर बनाएंगे और बीच का गैप ज्यादा होगा। ऐसे यहाँ पर भी सीबी को कुचालकों में कैसे बनाएंगे, जैसे ये तो हो गया वीवी और सीबी को ऊपर बनाएंगे इस तरह, और ये बीच का गैप हो जाएगा जिसको कहेंगे एफ बी, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये जब ज्यादा होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल तो इलेक्ट्रॉन ऊपर इतनी ऊंचाई तक जा नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा और पदार्थ विद्युत का क्या बन जाएगा, कुचालक बन जाएगा। यहाँ पर चूंकि बिल्कुल नजदीक है तो केई वक्र इस प्रकार प्रदर्शित होता है। तो चालकों के लिए परिभाषा तो डायरेक्ट ये लिख देंगे, पहले जो लिखा उसके नीचे, वे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। उसमें ये चित्र बन जाएगा और नीचे लिखेंगे चालकों के लिए केई वक्र, और उसमें ये वक्र अपन प्रदर्शित कर देंगे। ये तो हो गया संयोजकता बैंड भरा हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन, और ये चालन बैंड सीबी खाली है। तो ये चालन बैंड या चालक जो पहला ठोसों का विद्युतीय गुणता चालक या सुचालक के बारे में। प्यारे स्टूडेंट्स हो, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।